number 3, firstly, a fellow nurse came near me and asked. एक साथी नर्स मेरे करीब आई और पूछा, रहीला, what are you doing? रहीला, आप क्या कर रही हो? Fighting a lost battle. हारी हुई जंग लड़ रही हो. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. पहले तो मैं अपने साथी नर्स के मायूसकुन तबसरे पर हैरान रह गई. Then I replied, फिर मैंने जवाब दिया, I am trying to make her brain process by her sister's voice. मैं इसकी बहन की आवाज़ पर उसके दिमाग को काम में लाने की कोशिश कर रही हूँ. Also इसके साथ साथ I am doing my best to ensure that मैं ये यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ her arms and legs get proper exercise कि इसके बाजुओं और टांगों को मुनासिब वर्जिश मिल सके. This might help her walk like a normal person. इससे इसको आम इंसान की तरह चलने में मदद मिल सकेगी. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. उसी वक्त ड्यूटी पर मौजूद एक बड़े डॉक्टर अंदर आए. He gave me an ironic smile and said, उन्होंने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी और कहा, If you spend most of your duty hours on one patient, अगर आप अपने काम के घंटों का ज़्यादातर वक्त एक ही मरीज़ा पर गुजारोगी, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए ज़्यादा नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी. Please go and see other patients. मेहरबानी करके जाएं और दूसरे मरीजों को देखें. We do not have much hope for her. हमें इसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है. I don't think that she can ever walk again. मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी दोबारा चल सकती है. Now paragraph number 4. I was upset. मैं परेशान थी. The advice to leave the patient unattended did not seem right. मरीज़ा को देखभाल किए बगैर छोड़ देने की नसीहत मुझे ठीक नहीं लग रही थी. I knew that she had suffered from major neural damage. मैं जानती थी कि वो शदीद असबी बीमारी का शिकार हुई थी. But she needed to be given a chance. लेकिन उसे एक मौका दिए जाने की ज़रूरत थी. An inner voice somewhere within me spoke. मेरे अंदर से कहीं से आवाज़ आई. Try once for her. इसके लिए एक बार कोशिश करो. Now concentrate on unsolved passage number 6. Firstly, passage number unsolved passage में आपने चींटियों के बारे में पढ़ना है कि चींटियों को सोशल इंसेक्ट्स कहा गया है कि वो किस तरह से इंसानों की तरह एक माशरा बनाकर तावन करके एक दूसरे के साथ रहती हैं, अपने काम डिवाइड कर चलती हैं और इसी अंदाज से वो अपना एक लाइफ सर्कल मुकम्मल करती हैं. तो पैसेज आपको समझ आ गया है. पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने राइट कर दिए हैं. जस्ट आई एम गोइंग टू रीड देम. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इंसेक्ट्स? सोशल इंसेक्ट्स से हमारी क्या मुराद है? इट मींस दैट those insects who live in societies cooperate with one another. cooperate मतलब तावन करना. इसका मतलब है कि वो हशरात, वो कीड़े मकोड़े जो माशरा बनाकर रहते हैं और एक दूसरे से तावन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई आर सम ants called social insects? कुछ चींटियां सोशल इंसेक्ट्स क्यों कहलाती हैं? some ants are called social insects because कुछ चींटियां सोशल इंसेक्ट्स इसलिए कहलाती हैं क्योंकि they live in societies cooperate with one another. क्योंकि वो माशरा बनाकर रहती हैं, एक दूसरे से तावन करती हैं. ये ह्यूमन क्वालिटीज हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चींटियों में पाई जाती है. इस वजह से इनको सोशल इंसेक्ट का नाम दिया गया है. हाउ डू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ हाउ डू द ants cooperate with one another? चींटियां इससे तावन कैसे करती हैं? आंसर थर्ड नाउ द ants cooperate with one another by doing only the work assigned to them. assigned जिम्मे लगाया गया. चींटियां एक दूसरे से कोऑपरेट ऐसे करती हैं, तावन ऐसे करती हैं कि उनके जिम्मे जो काम लगाया जाता है वो उस काम को सिर्फ करती हैं. आंसर क्वेश्चन नंबर 4 नाउ व्हाट प्रिंसिपल डू दे फॉलो व्हाइल डूइंग देयर वर्क? कौन सा उसूल वो अपनाती हैं जब वो काम कर रही होती हैं? आंसर नंबर 4 हियर दैट दे मैनेज देयर अफेयर्स. अफेयर्स मामला, मैनेज इंतजाम संभालना. वो अपने मामलात का इंतजाम थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम के साथ निभाती हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हियर व्हाई आर द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप कॉल्ड सोल्जर ants? कुछ खास अफराद का ग्रुप मतलब चींटी का कुछ खास ग्रुप सोल्जर ants क्यों कहलाता है? आंसर नंबर 5 हियर द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप आर कॉल्ड सोल्जर ants बिकॉज़ दे प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी. प्रोटेक्ट हिफाजत करना, कम्युनिटी माशरे की, क्योंकि वो अपने माशरे की हिफाजत करती हैं. दे फाइट विद द अदर इंसेक्ट, दूसरे कीड़े मकोड़ों से लड़ती हैं. वो अटैक हमला करना, जो उन पर हमला करते हैं और रेड देयर कॉलोनी या उनकी कॉलोनी पर हमला करते हैं. रेड का मतलब यहाँ पर हमला होता है. ये बिल्कुल
बैग से चीज उनकी नेचर में पाई जाती है। नाउ आंसर पैसेज नंबर 7 इज हियर। पैसेज नंबर 7 हमारे नेशनल पोएट अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है ना सिर्फ एक शायर थे बल्कि उससे हटकर एक फिलोसोफर, स्कॉलर, बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर और बहुत ही अच्छे मुसलमान थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पोइट्री के जरिए बड़े सगीर के मुसलमानों को जगाया और बड़े सगीर के मुसलमानों को इस काबिल बनाया कि वो अपने बारे में सोचे, बेदार हो कि हमने आज़ाद कैसे होना है। तो हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इज अल्लामा मोहम्मद इकबाल कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ ऑल टाइम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को तमाम अदवार के अजीम शायरों में से सबसे अजीम क्यों माना जाता है? बिकॉज ही रोट सो मेनी ग्रेट पोएम्स, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अजीम शायरी की थी। ये अपनी शायरी की वजह से सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिड ही राइट पोएट्री फॉर पोएट्री से, क्या उन्होंने शायरी की खातिर शायरी की थी? नो, ही डिड नॉट राइट पोएट्री फॉर पोएट्री से, उन्होंने शायरी की खातिर शायरी नहीं की थी। उनकी शायरी का एक मकसद था, उनकी शायरी का मकसद खुद ही था, उनकी शायरी का मकसद मुसलमानों को बेदार करना था, उनकी शायरी का मकसद लोगों को झंझोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर नाउ हाउ कैन यू से दैट अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज मच मोर देन अ मेयर पोएट। आप कैसे कह सकते हैं मेयर महज कि अल्लामा इकबाल सिर्फ शायर से हट के आगे बढ़कर भी बहुत कुछ थे। ही वाज मच मोर देन अ मेयर पोएट, महज मेयर मतलब महज सिर्फ शायर से बढ़कर भी कुछ थे। ही वाज अ लर्न्ड मैन, बहुत ही सीखे हुए इंसान थे, मतलब हर तरह से उनके पास नॉलेज था। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, स्कॉलर कहते हैं मुफक्कर को, एंड फिलोसोफर थे, तो बहुत ही अजीम मुफक्कर और फिलोसोफर थे। ही वाज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ही खास अहमियत के सियासी रहनुमा भी थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर नाउ व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम वाज अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल किस तरह के मुसलमान थे? ही वाज अ मुस्लिम हु हैड अ ग्रेट लव फॉर अल्लाह एंड हिज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ये चीज़ आप लोगों ने भी पढ़ी हुई है, आपको भी पता है कि अल्लामा इकबाल को अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा लगाव था, उनकी पोएट्री में ये चीज़ वाजिया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर विद व्हाट एम डिड ही राइट पोएट्री। ने पोएट्री किस मकसद के लिए, उनकी पोएट्री का मकसद क्या था? ही रोट पोएट्री टू एक्सप्रेस जाहिर करना द ग्रेट एंड एवरलास्टिंग ट्रूथ्स ऑफ फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड इस्लाम। इस्लाम की हिस्ट्री, फिलॉसफी की सच्चाई, हमेशा रहने वाली सच्चाई को बयान करने के लिए उन्होंने पोएट्री लिखी थी। एवरलास्टिंग हमेशा रहने वाली, दायमी। ही रोट पोएट्री टू अवेक जगाना द मुस्लिम ऑफ द होल वर्ल्ड फ्रॉम द डीप स्लीप। डीप स्लीप से मतलब गहरी नींद, ये वो नींद नहीं जो आप रात को लेते हैं, यानी इंसान के शऊर को जगाना, इंसान को दिमागी तौर पर जगाना कि वो इससे स्लेव बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है, वो आगे बढ़े, अपनी आज़ादी की तरफ बढ़े। तो उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को उनकी को शऊर दिया, उनको बेदार किया कि वो अपने लिए अलग वतन का हसूल करें। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर व्हाट वाज अल्लामा मोहम्मद इकबाल द कॉल टू द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए उनकी पुकार क्या थी? कॉल मतलब पुकार, बुलावा, वो क्या बुला रहे थे, क्यों बुला रहे थे? ही asked them to be united, उन्हें मुत्तहिद होने के लिए पुकार रहे थे। united मतलब मुत्तहिद होना। Hope so you understand my full lecture here. You will learn your diary properly and practice your learning material on your rough materials. Have a good day. Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, assalamu alaikum. I am Mr. Zia, teacher mathematics, class 9. एक्सरसाइज 1.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वन अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल, फाइंड द अक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो इसमें अक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स को कहते हैं जो 90 से कम हो, लेस देन 90 एंगल्स अक्यूट एंगल कहलाते हैं। इसकी जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 हम लेफ्ट करेंगे। फर्स्ट अक्यूट एंगल x है, सेकंड अक्यूट एंगल y है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है 12 मोर ए वन अक्यूट एंगल 12 मोर देन ट्वाइस अदर, दूसरे का ट्वाइस, एक एंगल x दूसरे के ट्वाइस से 12 मोर है, मैंने दूसरे का ट्वाइस लिया 2y और उसको 12 मोर कर दिया, तो सेकंड एंगल जो है वो x इक्वल टू 2y प्लस 12 बनता है। जैसे कि वो कंडीशन में कह रहा है कि फर्स्ट एंगल दूसरे एंगल का ट्वाइस और फिर 12 मोर भी है,
12 more than twice of the other angle. तो ये क्वेश्चन ये बनती है x = 2y + 12, मैंने इसको अरेंज कर लिया, y कर दिया, y 2y इधर आ गया, x - 2y = फर्स्ट हमारी ये क्वेश्चन फॉर्म होगी। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 होता है। कोई भी दो एंगल का सम जो होता है, एक्यूट एंगल का सम, वो 90 के इक्वल होता है। इसी से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। We know that sum of acute angle is 90 degree, then first acute angle plus second acute angle equal to 90। ये सेकंड इक्वेशन फॉर्मेशन होगी हमारी, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड मैंने इसको क्वेश्चन को किया है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए। क्रैमर रूल के क्वेश्चन आप पहले बहुत ज्यादा कर चुके हैं, तो आज मैंने इसको इन्वर्स मेथड के जरिए सॉल्व किया है। तो इसमें राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म एज यू नो, लेट a x b, ये मेथड आप अच्छी तरह से आपने पढ़ा हुआ है, बाय इन्वर्जन मेथड। इसको a का नाम दिया, इसको कैपिटल X का। एक बात का ख्याल रखना है कि जो नेम देना है इस मैट्रिक्स को कैपिटल X से देना है, और ये b है। देन ax = b, ax = b, तो x किसके बराबर आ जाएगा? a जब इक्वल पे इधर आएगा तो ये a इनवर्स हो जाएगा, x = a इनवर्स b। ये इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो इसके लिए मैं a इनवर्स फाइंड करने के लिए a डिटरमिनेंट निकाला है, 3 आया। एडजॉइंट आप अच्छी तरह से जानते हैं, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। तो इससे जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है उसको हम एडजॉइंट कहते हैं। ये a इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है, 1/a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। तो मैंने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है, एडजॉइंट की वैल्यू। अंदर में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा फ्रैक्शन से बचने के लिए, तो ये अब ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। x की वैल्यू वापस x/a इनवर्स, ये मेरा आंसर आया, ये वाला पुट किया है इसमें, और b की वैल्यू पुट की है, इसको मल्टीप्लाई किया है। एंड पे मेरे पास ये मैट्रिक्स बना है, इसको 3 के साथ डिवाइड कर दिया है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू 64 आई है, y की वैल्यू 26। फर्स्ट एक्यूट एंगल जो है वो 64 है, सेकंड एक्यूट एंगल 26 है। डिग्री का साइन लाजमी डालें इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज हुई है 1.6। इसमें कह रहा है 2 cars that are 600 kilometer apart are moving towards each other. Their speed differ by 6 kilometer per hour and the cars are 123 kilometer apart after 4 hours. Find the speed of each car. हमने कार की स्पीड, दोनों कार की स्पीड जो है वो फाइंड करनी है, और 2 कार की स्पीड का डिफरेंस हमें बता रहा है कि 6 किलोमीटर पर आवर है। यहीं से हमारी एक क्वेश्चन निकल आती है। अगर हम फर्स्ट कार की स्पीड को x से डिनोट करें और सेकंड को y से, तो स्पीड डिफरेंस जो है x - y को हमें बता रहा है 6 किलोमीटर है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे x - y = 6। उसके बाद ये कार्स जो है टुवर्ड्स ईच अदर है, दोनों कार्स की ये मंजिल है, यहाँ पे इन्होंने पहुंचना है, और आगे हमें ये बता रहा है कि towards each other their speed differs 6 km per hour and cars are 123 km apart 4.5 hours। 4.5 hours के बाद उनका दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर रह जाता है। इट्स मीन टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। कवर कितना कर लिया? जब 123 उनके दरमियान का डिस्टेंस रह गया है, तो इट्स मीन हम से टोटल में से जो रह गया है वो
माइनस कर दें 123 जो का डिस्टेंस रह गया है, टोटल में से वो माइनस कर दें तो आंसर आता है 477। ये कवर्ड डिस्टेंस निकलेगा इसका। टोटल में से 123 माइनस कर दें तो ये हमारे पास 477 कवर्ड डिस्टेंस निकलता है। कितने टाइम में वो किया उन्होंने काज में 4.5। इसको मैंने ब्रेक किया है, 4 2 टाइम मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल में किया 4 2 टाइम 8 में मान ऐड किया 9/2 r। ये अब r है और ये स्पीड है फर्स्ट कार की। अब दोनों कारों ने ये मिलकर 477 टू कार्स ने मिलकर डिस्टेंस तय किया है, तो मैं दोनों की स्पीड फाइंड करूंगा। फिजिक्स में आपने ये पढ़ा हुआ है कि टाइम को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक कार का 9 टाइम दोनों का सेम है, 9/2 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ फर्स्ट कार प्लस 9/2 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ सेकंड कार। तो कवर डिस्टेंस दोनों ने जो किया है इस दौरान वो टोटल दोनों का है होकर 477 है। यहाँ से ये हमारी सेकंड इक्वेशन निकल आएगी। सिंपलीफाई किया है, 2 एलसीएम लिया है, एलसीएम के बाद ये 2 कैंसिल हो गए हैं, 9h प्लस 9/2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये 9 कॉमन आ रहा था, 9 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके डिवाइड हो के x + y = 106। फाइनली हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो आई है वो 10x + y = 10। दोनों इक्वेशन को इकट्ठा लिखा है मैंने इधर। अब आगे सॉल्व आपने खुद करना है। क्रैमर रूल लगा लें, इनवर्स मेथड लगा लें। ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो चुका है। जब जो x का आंसर होगा वो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार आप नीचे लिखेंगे, जो y की वैल्यू होगी स्पीड ऑफ सेकंड कार आपकी निकल आएगी। साथ में यूनिट जरूर लिखना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। Select the correct answer in each of the following। ये MCQs हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है, यूनिट का एंड हो रहा है। आप जब इसको खुद सॉल्व करेंगे तो पीछे आंसर भी दिए हुए हैं, तो सारी डेफिनेशंस आपको करा दी गई हैं। आप इनके मुताबिक इनका जो करेक्ट आंसर है उसको जो है वो लगा लें निशान। ये फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। जैसा कि हमारा टॉपिक था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उससे रिलेटेड हमारे पास बाकी चीज़ें उसकी बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द रोड क्या चीज़ होती है? द आउटर एज ऑफ रोड इज रेज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब जैसे ही सड़क में रोड में टच आता है तो उसका जो बैरूनी किनारा है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है और जो अंदर वाला किनारा होता है वो थोड़ा सा पीछे होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और इसका मकसद क्या होता है? उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो उसकी स्काइडिंग की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और मे मीट एन एक्सीडेंट। अब इस केस में देखते हैं कि गाड़ी जब टर्न लेती है तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से प्रोवाइड होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका हमने फार्मूला पढ़ा था F = mv²/r। तो इस फार्मूले से हमें ये पता चला था कि उसका रेडियस जितना कम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ज्यादा होगी। तो इस केस में अगर हम इसको, ये सेंटर है, ये उसका रेडियस है, इसको ऐसे सर्कल ड्रा करें तो यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है, जो इसका रेडियस है वो कम है। रेडियस कम है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी। स्ट्रिंग के केस में जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तौर पे काम करती है और उसको उस सर्कल के अंदर मूव कराती है। तो यहाँ पे कौन सी चीज है जो इसको इस पॉइंट के गिर्द रोटेशन कराती है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसको मूव कराती है? तो ये इसका जो वेट है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक डॉट और ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो जो रोड और टायर के दरमियान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
प्रोड्यूस होती है वो गाड़ी को सेफ्टी प्रोवाइड करती है और किसी भी हादसे से बचाने के लिए उसके काम आती है। अगर ऐसा नहीं होगा ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ रोड, इसी का अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा तो गाड़ी हादसे का शिकार हो सकती है। इसी तरह हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर ऐसे जैसे कि इसका टब बना हुआ है, तो इसके अंदर सुराख मौजूद होते हैं जिसको परफोरेटेड वाल्व्स कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर वेट क्लॉथ गीले कपड़े इसके अंदर डालते हैं तो वो तेजी से रोटेट होता है और इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या काम होता है, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। तो इसलिए जो कपड़े होते हैं वो इसके ड्रायर की दीवारों के साथ लिपट जाते हैं और जो पानी होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं मिल रही होती। ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पानी होता है वो इन सुराखों से होता हुआ बाहर निकल जाता है और जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाते हैं। वो इसी असूल के तौर पे काम करता है। उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी उससे बाहर निकल जाता है और कपड़े जो है उसकी दीवार के साथ जो वॉशिंग मशीन ड्रायर का जो टब होता है उसके साथ लिपट जाते हैं, फिर आप उससे कपड़े निकालते। इसी तरह हमारे पास लास्ट है क्रीम सेपरेटर। क्योंकि आपने घर में देखा होगा कि अगर दूध से क्रीम निकालनी हो तो उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तो उसके ऊपर क्रीम क्योंकि उसका लाइट वेट होता है इसलिए वो उसके ऊपर आ जाती है। तो ये बड़े पैमाने पे अगर हमने इसको तैयार करना हो, जैसे डायरीज हो गई या फैक्ट्री के लेवल पे, तो उसके लिए क्रीम सेपरेटर एक बाउल होता है। इसी तरह इसके अंदर जब दूध डाल के मिल्क डाल के इसको रोटेट कराया जाता है तो इसके जो लाइट कांटेक्ट होते हैं वो इसके दरमियान में आ जाते हैं और जिनका वेट कम होता है जो वो इसके किनारों पे चले जाते हैं। तो जितनी भी वो क्रीम या होती है वो इस सेंटर की तरफ रोटेशन करती है, सेंटर की तरफ आती है और वहां से ये पाइप के जरिए बाहर निकाल जाती है। बाकी इसके अंदर जो स्किल्ड मिल्क है वो इसके अंदर जमा हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कम टाइम लेता है, तो इसलिए इसको डायरी के अंदर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारे पास क्रीम सेपरेटर जो कि इसके काम आता है। Assalamualaikum dear student, how are you? I am Adil Masoor, your biology teacher. Hope so you are well. Today we are going to discuss about error in meiosis. Last time हमने जो पढ़ा था वो था हमारा 100 पेज की डायरी थी, 100 पेज हाफ था, लेकिन जो आज की डायरी में है 100 पेज नेक्स्ट हाफ था। हमने सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis लास्ट टाइम पढ़ी थी। अब उसके जो आगे जो हमारा टॉपिक रह गया था स्टेज पे वो है एरर इन meiosis। क्या meiosis का जब प्रोसेस होता है उसके दौरान कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ खराबियां पैदा हो जाती हैं। वो एरर कौन-कौन से हैं, किस तरह से आते हैं, उनको अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसमें दो टर्म हमें बताई हुई है, डिस्जंक्शन एंड नॉन डिस्जंक्शन। अब डिस्जंक्शन क्या है, एनाफेज के दौरान एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है जी। एनाफेज 1 के दौरान क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना पहले कि क्रोमोसोम की सेपरेशन कब होती है, एनाफेज के दौरान। दो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर देते हैं, जैसे उनके स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते हैं, तो ये सेपरेशन हो रही है। लेकिन एनाफेज 2 में जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, अगर तो ये जो सेपरेशन हो रही है इनकी क्रोमोसोम की नॉर्मल हो, उसको हम कहते हैं डिस्जंक्शन। क्या, नॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, द प्रोसेस इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज नॉर्मल, इट इज कॉल्ड डिस्जंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर वही जो क्रोमोसोम है नॉर्मल वे से सेपरेट ना हो रहे हो, ठीक है, सेपरेशन उनकी नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल हो जाए, जिस पेयर से सेपरेट होना था वो फेल हो गया सेपरेट होने से, ठीक है, सेपरेट नहीं हुआ, फिर उस कंडीशन को हम नाम देंगे नॉन डिस्जंक्शन। और उसके नतीजे में जो हमारे पास है वो गैमेट्स बनेंगे, उनमें जो है वो क्रोमोसोम की तादाद कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। जो गैमेट्स बनेंगे उसके नतीजे में उनमें क्रोमोसोम के कम भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। और एबनॉर्मलिटीज काज होती हैं, बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आगे आने वाली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो बेबी
बनेगा या ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें जो है वो इस तरह की बीमारियां बन जाती हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी होंगी, वो किस तरह से बनेंगी। जब वही इसके नतीजे में जो बनने वाला नॉन डिस्टिंक्शन के नतीजे में बनने वाला जो नॉर्मल गैमेट है, वो नॉर्मल गैमेट के साथ जैसे ही फ्यूज होगा तो वो वाली जो नॉर्मलिटी है नेक्स्ट जनरेशन में शो होगी। क्या नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें शो होगी। वो कौन कौन सी हैं, या तो ज्यादा क्रोमोसोम हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ठीक है, या ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा फिर 47 एक ज्यादा हो गया क्रोमोसोम, तो अगर एक कम हो गया तो 45 हो गए। आपको पता है हमारे जो है वो क्रोमोसोम कितने हैं हमारी बॉडी में, 46 है, 23 के पेयर। अब देखते हैं अब नॉर्मलिटीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है जिसमें अगर क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा पेयर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम बन जाएंगे। 47 में कौन कौन सी होगी, डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है। ठीक है, डाउन और एडवर्ड सिंड्रोम। अच्छा, अब डाउन सिंड्रोम को हम अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, इसमें क्या होता है, चाइल्ड बोर्न विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम। बच्चा जो है वो अपनी एक्स्ट्रा कॉपी एक बन जाती है उसके 21st क्रोमोसोम की, यानी कि उसने अगर तो जो पेयर है 2 बनने थे लेकिन क्या होगा एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी उसकी, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा, उसकी जो वो बेबी जो बॉर्न होने वाला है उसमें बॉर्न हो गया, फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट है वो डिले हो जाएगी। उसकी जो बॉडी है जिस तरह से नॉर्मल ग्रोथ होनी थी वैसे नहीं होगी जिस तरह से नॉर्मल बेबी की हो रही है। उसकी मेंटल जो डेवलपमेंट है वो भी उस तरह से नहीं वो ग्रो करेगा। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से उसको प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्मॉल हेड, ठीक है, और शॉर्ट नेक, ये होगा जी हमारे पास डाउन सिंड्रोम में एब्नॉर्मलिटी। अगर अब देखें, अगर तो एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है, या तो फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम नहीं बनता, पूरा पेयर जो है उसमें से अगर एक नहीं बनता क्रोमोसोम या पूरा पेयर ही नहीं बन रहा, तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक डिजीज बनेगी एब्नॉर्मलिटी, जो उसको हम नाम देते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का नाम देते हैं। आपकी बुक में ये चीजें नहीं है, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड की हैं आपकी सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन के लिए। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, यहाँ पे वेब्ड नेक होगी उसकी, ठीक है, जो उसकी नेक होगी वो शॉर्ट होगी, नीचे की तरफ होगी, ज्यादा नॉर्मल जिस तरह से होती है इंसान की वैसा नहीं होगी, और लो हाइट होगी। ठीक है, और दूसरी और भी बीमारियां हो सकती हैं इसके अलावा भी उसको, लेकिन जो है यहाँ पे वो फिलहाल यही है। आज जो हमने पढ़ा है वो है एरर्स इन मियोसिस, पेज नंबर 100। नेक्स्ट हाफ हमारा रहता था, उसको हमने अब कवर किया है, डिस्टिंक्शन देखा है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टिंक्शन एंड नॉन डिस्टिंक्शन। ठीक है, फिर आपने उसमें एट द एंड जो है वो एग्जांपल भी दे देनी है। नॉन डिस्टिंक्शन में 47 और 45 क्रोमोसोम की, बेशक आप उसमें डाउन सिंड्रोम मेंशन कर दें 47 के लिए और 45 के लिए टर्नर सिंड्रोम को मेंशन कर दें। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज मुजम्मिल इकबाल एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट्स एंड मैटर के एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो कहता है व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो कहते हैं डिफ्यूजन की तारीफ करें और साथ में इसकी अच्छी सी मिसाल दें। तो डिफ्यूजन जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो कि खुद ब खुद वाक़ई होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि मॉलिक्यूल्स का किसी हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, एक बीकर लेके उसमें हम इंक का एक ड्रॉप डाल देते हैं, तो ड्रॉप जो है वो इंक जो है वो हायर कंसंट्रेशन से पानी में लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती रहती है, करना शुरू कर देती है। तो इस वाली मूवमेंट को हम डिफ्यूजन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा भी है द मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ड्रॉप ऑफ इंक्स इन वाटर। उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो 4 टाइम फास्टर डिफ्यूज होती है ऑक्सीजन से। ये एक प्लस पॉइंट एमसीक्यू के लिए नोट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास डिफाइंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर यूनिट्स एंड हाउ रिलेटेड टू पास्कल। वो कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, उसके बाद इसके यूनिट्स क्या हैं और ये पास्कल के साथ कैसे रिलेटेड है, जरा इस बात को बयान करें। फर्ज करें कि हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में क्या कर देते हैं हम उसमें मरकरी भर देते हैं। ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक मीटर इस्तेमाल होता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर 2 तरह के होते हैं, इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक मरकरी वाला होता है, एक वाटर वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है मरकरी वाला।
तो उस टेस्ट ट्यूब को मरकरी से भर के हम क्या करते हैं, किसी भी बर्तन में हम या किसी भी बड़े से बाउल में हम उसे उल्टा करके रख देते हैं। तो फर्ज करें कि ये मैंने उल्टा करके ऐसे रख दिया, यहाँ पे इसके अंदर ये मरकरी भरी है, यहाँ तक ये वाली जगह जो है ये एयर स्पेस इसकी बच जाएगी। जहाँ तक ये मरकरी का ये आएगा लेवल वो होगा 760 mm Hg। ठीक है जी। तो इस वाले कंडीशन पे जो हवा का प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, उस वाले प्रेशर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। डेफिनेशन भी मैंने ये लिखी है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मरकरी कॉलम ऑफ 760 mm Hg। उसके बाद इसके यूनिट्स हैं, एटीएम में भी इसको मेजर करते हैं, टॉर्क में भी मेजर करते हैं, उसके बाद पास्कल में भी करते हैं। 1 एटीएम जो है वो 760 mm Hg के बराबर होता है, जो कि 760 टॉर्क के भी बराबर होता है। अब ये 760 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर 101325 पास्कल के बराबर भी होता है, ये पास्कल से रिलेटेड होगा। ठीक है जी। अच्छा 101300 भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, लेकिन केमिस्ट्री बुक्स नहीं है, फिजिक्स में, तो आपने ये जो रीडिंग है वो ध्यान में रखना। उसके बाद तीसरा सवाल है व्हाई डेंसिटीज ऑफ द गैसेस लोअर देन द लिक्विड। गैसेस की डेंसिटी जो है वो लिक्विड से लोअर क्यों होती है? इसकी दो रीजंस हैं। एक तो जो गैसेस का वेट है वो लाइट होता है, उसके बाद गैसेस जो हैं वो तमाम का तमाम वॉल्यूम जो है वो बाई कर लेते हैं कंटेनर का, इसकी वजह से ये इनकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, हाउ अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया। ठीक है जी। इवेपोरेशन कहते हैं किसी भी वेपर्स बनने के अमल को, कि किसी भी लिक्विड का किसमें गैस में चेंज होना कहलाता है इवेपोरेशन कहलाता है। वो इवेपोरेशन के थ्रू होता है किसी भी लिक्विड का गैस में चेंज होना। ये देखिए ये लिक्विड है, ये किस फॉर्म में चेंज हो रहा है? गैस में। ये H2 लिक्विड फॉर्म में है, जैसे हम क्या करेंगे इसे हीट करेंगे तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा? गैस की शक्ल में चला जाएगा। ये इसकी जो है वो डेफिनेशन। आगे उसके दूसरा पार्ट है हाउ अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया। कि इवेपोरेशन का अमल जो है वो सरफेस एरिया से कैसे अफेक्टेड होता है। तो मशहूर एग्जांपल लिखी हुई है आपकी बुक में कि फर्ज करें कि चाय को क्या करते हैं हम सॉसर में ले लेते हैं। तो सॉसर में क्या होता है, जल्दी इवेपोरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से चाय हमें जल्दी ठंडी मिलती है और हम उसे क्या करते हैं बड़ी आसानी से पी लेते हैं। तो इस तरह से जिस तरह मतलब कि सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, इवेपोरेशन का अमल भी उतना क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। डिफाइन टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जांपल। कि एलोट्रॉपी क्या है, इसकी कोई मिसाल दे। तो एलोट्रॉपी मैंने बताया था कि किसी भी एक चीज का एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि एक्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म, के किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है। ठीक है जी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो हमारे पास ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कहने के तो ऑक्सीजन है, लेकिन ये दो सूरतों में पाया जाता है। O2 हमारे पास गैस और O3 हमारे पास क्या है, ओजोन। ठीक है जी। सेकंड लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 96 से जैसे ऊपर जाएगा ये रोम्बिक से किस फॉर्म में चला जाएगा, मोनोक्लिनिक फॉर्म में चला जाएगा। आपके नोट्स में रोम्बिक लिखा हुआ है, आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट और लास्ट आउट क्वेश्चन हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो ये सर इवेपोरेशन हम इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई भी लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है जी। जबकि बॉइलिंग पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जब किसी भी लिक्विड का वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों में रिलेशन ये है कि इवेपोरेशन जो है वो ऑल द टेंपरेचर, हर टेंपरेचर पे हो रही होती है, चाहे वो जो भी टेंपरेचर हो उस पे इवेपोरेशन हो रही होती है। लेकिन जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पर होती है। स्पेसिफिक टेंपरेचर से मुराद किसी खास टेंपरेचर पर, फर्ज करें कि पानी जो हमारे पास बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे 96 या फिर क्या कहें 90 डिग्री या 50 डिग्री दे दें तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन इवेपोरेशन जो हर टेंपरेचर पे होती रहती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कोई भी चीज़ बॉयल अपने स्पेसिफिक टेंपरेचर पर होती है। होप सो आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, आप इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अपनी जो है ना टेस्ट भी अपनी तरफ से आप तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। हमारे पास जमात नाहम का सबक इम्तिहान, इसकी हमारे पास जो है आज की जो डायरी के लेक्चर के हमारे पास दो मेन सवालात हैं।
जिनमें एक हमारे पास सवाल जो है वो है सबक इम्तिहान का खुलासा, जो कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर जो है उसमें भी उसके बारे में आपको एक डिटेल दी थी कि ये किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है और कहाँ से याद करना है। और फिर हमारा इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इजाफी मारूजी जो है उस पर मुश्तमिल है। तो हम अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल जो है वह है कि सबक इम्तिहान का खुलासा जो है वो हमने अटेम्प्ट करना है, उसको हमने याद करना है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी बातें आपके पेश नज़र होनी चाहिए वो चंद एक आपके सामने रख रहे हैं। उसमें यह है कि खुलासा सबक जब आप तहरीर करते हैं तो खुलासा सबक का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है जिससे आप अपने खुलासे को अपने पेपर के ऊपर अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप खुलासा सबक का लिखना शुरू करें तो उसका उन्वान दें। तो आप ऊपर मेन हेडिंग देंगे, सुर्खी देंगे कि इम्तिहान। उसके बाद हेडिंग देने के बाद जो है आप जो पहली चीज़ सिंगल लाइन में तहरीर करेंगे वो होगा मुसन्निफ़ का नाम। अब यहाँ पे दो किस्म की जो तरीक़ा तरतीब है वो हमारे पास मौजूद है कि हम अकेला मुसन्निफ़ का नाम भी लिख सकते हैं, जो कि अक्सर जो है ज़्यादातर तरीका जो है सादा तौर पे अपनाया जाता है। अगर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें, इजाफा करना चाहें, तो आप इसके नीचे जो है सबक का जो माखज़ है वो भी दे सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, यानी मुसन्निफ़ का नाम और फिर उसके बाद माखज़। अब आप खुलासा इस सबक की जो है वो हेडिंग देंगे और उसके बाद जो पैराग्राफ स्पेसिंग का ध्यान रखते हुए आप उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टार्टिंग है वो आपके पास मुसन्निफ़ कहता है कि, तो आगे जो है आप अपना खुलासा जो आपने याद किया होगा उसको तहरीर कर देंगे। तो खुलासा जो है वो आप अपने अल्फाज में भी याद कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई इमदादी कुतुब मौजूद हैं उनसे भी आप याद करके उसको तहरीर कर सकते हैं, या आप अपने असल किताब का जो सबक है उसके मतन को भी जहन में रखते हुए उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिर्फ याद रखने की बात जो है ये है, जहन नशीन कर लें ये बात, कि आपका खुलासा जो है वो 1.5 से 2 सफ़हात पर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो है उसकी लंबाई नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये हमारे बोर्ड के पेपर में आता है, तो इसके लिए इतनी ही लंबाई जो है वो 9वीं और 10वीं के लेवल तक जो है वो दरकार है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ से अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि आपने खुलासा जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब हम चलते हैं अपनी इजाफी मारूजी की तरफ। अब इजाफी मारूजी जो है ये दर हकीकत आपकी जो उर्दू की टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें मौजूद नहीं है। ये इजाफी मारूजी जो है ये आपकी जो शरह सरमाया उर्दू है उसके पेज नंबर 168 पर मौजूद है। इजाफी मारूजी के लिए अगर आपके पास मज़ीद किसी और इमदादी कुतब जो हैं वो मौजूद हैं तो उनमें भी मौजूद होती है। तो ये इजाफी मारूजी जो है उसको याद करने के लिए आपको शरह सरमाया उर्दू पेज नंबर 168 पे जाना पड़ेगा। जब आप पेज नंबर 168 ओपन कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे इजाफी मारूजी के हवाले से 2 किस्म के सवालात जो है वो आपको देखने के मिलेंगे। एक आपके पास नंबर 1 होगा इजाफी मुख्तसर सवालात। इनकी जो तादाद है वो हमारे पास 19 है। तो तादाद के ज़्यादा होते हुए ज़ाहिर है यहाँ पे मुमकिन नहीं है, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि इनकी तादाद, इजाफी मुख्तसर सवालात की तादाद जो है वो 19 के करीब है। और फिर हमारे पास इजाफी कसीरुल इंतखाबी जो सवालात हैं ये 52 यानी 52 के करीब हैं। तो आपने जिस तरीके से अपना उर्दू के सबक नंबर 9 इम्तिहान का जो मश्क है उसका जायज़ा लेते हुए आपने उसको तैयार किया था और उसमें मौजूद मुख्तसर सवालात के जवाबात आपने याद किए थे, वही तरीका आपने मद्देनज़र रखते हुए जो इजाफी मुख्तसर सवालात हैं उनको उसी तरीके से ही आपने याद करना है। इनके जवाबात ज़हन नशीन कीजिएगा कि इनके जवाबात जो हैं एक तो आपके सबक का जो असल मतन है उसके अंदर भी मौजूद हैं, और दूसरे इनके जवाबात जो हैं नहायत ही मुख्तसर और छोटे हैं। तो यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत के साथ ये इजाफी मुख्तसर सवालात के जवाबात याद कर सकते हैं। और ये आपके पास हिस्सा मारूजी में जो इजाफी कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं ये भी आप असल सबक जो है उसको 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से
उसके मतन को पढ़ें, उसके नफ्से मजमून को पढ़ें, उसके मवाद को पढ़ें, तो इंशाल्लाह आप जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये इजाफी कसीरुल इंतखाबी सवालात जो है वो अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो एंड पे हासिल कलाम हमारे पास ये है कि हमारे पास आज की डायरी में 2 चीज़ें जो हैं वो मौजूद थी, अच्छे तरीके से आपके सामने बयान कर दी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आप दिए गए समझाए गए तरीके के मुताबिक घर में अपनी किताब को, अपने सबक को अच्छे तरीके से टाइम देंगे और इसको लिख के भी देखेंगे और अच्छे तरीके से इसको याद करेंगे। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज मुतालिया पाकिस्तान का बाब नंबर 3 का टॉपिक पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल है, जिसके बारे में आपको पूरी जो है वो तफसील से आगाही दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप लेक्चर के दौरान लेक्चर को देखते हुए, सुनते हुए अपनी बुक जो है वो अपने सामने ओपन कर लें और बुक के पेज नंबर 72 पे चले जाएं। मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे सफ़ा नंबर जो है वो लिख देता हूँ, 72। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है अल्लाह पाक ने इसको चारों मौसमों से नवाजा है। तमाम किस्म की ज़मीन जो है, जिसमें पहाड़ी है, मैदानी है, रेगिस्तानी है, दरियाई है, अल्लाह पाक ने इन नेमतों से हमारे प्यारे मुल्क को मालामाल किया है। अल्लाह पाक ने हमें समंदर भी अता किया है, बहीरा अरब जिसका नेम है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं उनमें बहुत बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब सबसे पहले आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि ग्लेशियर जो है ये क्या होता है। तो हम चलते हैं इसकी तारीफ की तरफ। पेज नंबर 72 जो है, आप इसके टॉपिक पे आ जाएं, ग्लेशियर। तवज्जो फरमाइएगा। पहाड़ियों की वादियों में जमी हुई बर्फ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है, यानी पहाड़ के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है या पहाड़ियों के ऊपर, तो वो बर्फ जब नीचे की तरफ सिरकती है, हरकत करती है, तो वो ग्लेशियर कहलाती है। अब ज्यादा बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत कम होने, यानी ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते जाएंगे तो दर्जा हरारत जो है वो ठंडक की तरफ जो है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे हम जमीनी इलाकों की तरफ आएंगे तो दर्जा हरारत जो है वो गर्म मरतूब होगा। तो ज्यादा बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत कम होने और बर्फबारी होने से ये जो ग्लेशियर्स जो हैं ये वजूद में आते हैं। तो इससे आपको पता चला कि ये ग्लेशियर्स जो हैं बनते कहां से। अब मुसलसल बर्फ के जमे होने से नीचे वाली बर्फ सख्त हो जाती है और कम बुलंदी की तरफ जो है वो सिरकना शुरू कर देती है, जिससे ग्लेशियर जो है वो हरकत करता है। पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मशरकी इलाकों में अभी हमने अहम जो नुक्ता था कि ग्लेशियर क्या है, कैसे बनता है, किस तरीके से इसकी पैदाइश होती है, वो हमने सीखा। अब हमारे पास ये है कि नंबर दूसरे नुक्ते में हमारे पास है मशहूर पहाड़ी सिलसिले। पाकिस्तान में कौन कौन से हैं? तो इनमें हमारे पास कोहे हिमालय का सिलसिला न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी बहुत मशहूर है। कराकरम का सिलसिला और कोहे हिंदुकुश का सिलसिला जो है ये पाकिस्तान के बुलंद तरीन 7 मकामात भी हैं और पाकिस्तान के तमाम बड़े ग्लेशियर्स इनमें मौजूद हैं। अब इन पहाड़ी सिलसिलों में दुनिया के, यानी पाकिस्तान के जो ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, ये पूरी दुनिया में भी बड़े ग्लेशियर्स माने जाते हैं। उनमें फिर हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद जो मशहूर ग्लेशियर्स हैं उनमें सियाचिन ग्लेशियर, बोल्टोरो ग्लेशियर, बतोरा ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर और हेस्पर ग्लेशियर जो है ये मौजूद है। अब थोड़ी थोड़ी हम इनके बारे में भी डिटेल जो है वो आपको मुहैया कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो सियाचिन ग्लेशियर। बुनियादी तौर पे ये बल्ती जुबान का लफ्ज है सियाचिन। इसके मानी है
जंगली गुलाब के। तो ये जो नाम है ये किस निस्बत से पड़ा? तो अगर आपको कभी इन इलाकों में जाने का इत्तेफाक हुआ हो या कहीं पे आपने किसी जगह पे कोई वीडियो वगैरह देखी हो तो आप देखेंगे कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वहां पे फूल जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होंगे, गुलाब के फूल। तो उसी निस्बत से इसका नाम जो है वो सियाचिन पड़ा। इस ग्लेशियर में ये पौधा यानी जंगली गुलाब जो है काफी ज्यादा तादाद में उगता है। इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 70 किलोमीटर के लगभग है और ये सिलसिला काराकोरम में वाक़ है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ग्लेशियर की तरफ। इसका नाम है बालतोरो ग्लेशियर। तो बालतोरो ग्लेशियर जो है ये बल्तिस्तान में वाक़या है। इसकी लंबाई जो है वो 62 किलोमीटर है, यानी सियाचिन ग्लेशियर जो है ये हमारे पास 70 किलोमीटर है और ये 62 किलोमीटर है। बल्तिस्तान में वाक़या है। मशहूर ज़माना केटू पहाड़ जिसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि हमारे पाकिस्तान के जो कौमी हीरो थे अली सदपारा, वो केटू की को सर करने के दौरान जो है उन्होंने शहादत जो है वो हासिल की। तो ये किलर माउंटेन केटू पहाड़ जो है ये इसी ग्लेशियर के साथ वाक़या है। इस ग्लेशियर में से एक दरिया भी निकलता है तो उसका नाम जो है ब्राल्दो दरिया जो है वो इसके अंदर से निकलता है और दरिया सिंध में जाके गिरता है। अगर आप बालतोरो ग्लेशियर तक पहुंचना चाहें तो सकरदू तक जो है वो सड़क जाती है और आगे फिर रास्ता जो है वो खच्चरों, घोड़ों या पैदल जो है वो तय किया जाता है और फिर केटू की पहाड़ी तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बतौरा ग्लेशियर। बतौरा ग्लेशियर जो है ये 54 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और ये भी पाकिस्तान के मशहूर ग्लेशियर में इसका नाम आता है और ये भी गिलगित बल्तिस्तान जो है इसी इलाके में जो है वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्याफू ग्लेशियर। ब्याफू और हेस्पर जो है ये दोनों ग्लेशियर जो है ये तकरीबन एक ही इलाके में वाक़ हैं। तो काराकोरम के पहाड़ों में ये मौजूद है। अब ये मतलब हैं तो सारे ये कोहे हिमालय और करम के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे इनकी निस्बत के हवाले से बयान किया जाता है। तो इसकी लंबाई जो है वो 63 किलोमीटर है ब्याफू ग्लेशियर की। वादी हुंजा में वाक़या है, नहायत ही पुरफिदा मुकाम पे है और बहुत से सियाह जो है साल भर जो है इस जगह पे सियाहत के लिए जाते हैं। आखिर में हमारे पास जो है वो हेस्पर ग्लेशियर है। तो हेस्पर ग्लेशियर जो है ये भी बल्तिस्तान में वाक़या है और इसकी लंबाई जो है वो 49 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल है और दरियाए हेस्पर जो है वो इसी ग्लेशियर से निकलता है। तो हमारे पास जो है बालतोरो ग्लेशियर से एक दरिया जो है वो निकलता है, दरिया सिंध में शामिल होता है और एक हेस्पर ग्लेशियर से हमारे पास जो है वो दरिया जो है वो निकलता है। तो यहाँ पे आखिरी बात की तरफ जो है बढ़ते हुए कि ग्लेशियर्स की जो अहमियत है वो क्या है, तो इसकी अहमियत को देखते हुए हम सिर्फ इसकी चंद लफ्जों के अंदर जो है इसको हम नतीजा इसका निकालेंगे कि ग्लेशियर्स की अहमियत, ग्लेशियर्स का जो ताल्लुक है वो ताज़ा पानी के साथ है। साफ सुथरा ताज़ा पानी जो है ये हमारे पूरे मुल्क को मुहैया होता है और नदी नालों चश्मों की सूरत में दरिया में गिरता है। तो पाकिस्तान में जो बहने वाले दरिया हैं वो दर हकीकत इन्हीं ग्लेशियर्स की मरहूम मिन्नत है। इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से उनमें ये पानी जो है वो आता है। दूसरा ये कि ग्लेशियर्स के साथ बहुत ही मशहूर ज़माना झीलें जो हैं वो वाबस्ता हैं, जिनमें आपने एक झील जो है झील सैफ-उल-मुलूक, परियों की झील जो है, परियों की वादी जो है वो आपने सुना होगा, वो हमारे यहाँ पे आता है। शंदूर का मकाम है, उसके बाद सतपारा जो है ये इसकी अहम जगहों में है। तो ये सियाहत के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तान के क्या कहते हैं ज़र मुबादला में इजाफा करते हैं। तो ये कुछ ग्लेशियर्स की अहमियत थी। तो आखिर में आप प्यारे बच्चों से यही गुजारिश है कि तमाम जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किया गया है, तो इसे दिल से याद करें
और घर में अच्छे तरीके से जो है याद करके इसको लिख के लाजमी देखें। बहुत शुक्रिया आप सबका। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद एहसन। आज हम क्लास 9 की इस्लामियात का सबक पढ़ रहे हैं। सूरत अनफाल रकू नंबर 7 की आयत नंबर 50 से 52 तक ये आयतें आज के सबक में हमने पढ़नी हैं। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। गुज़िश्ता आयात में अल्लाह जल्ल जलालुहू ने कुफ़ार की दुनियावी ज़िल्लत और उनकी मग़लूबियत और उनकी रुसवाई का ज़िक्र फरमाया था कि जिस तरीके से शैतान ने उन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए उभारा, उनके अमाल को मुज़य्यन किया, आरास्ता किया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में ले आया। तो इस इस्लाम की सबसे पहली जंग ग़ज़वा बदर, इस अज़ीम शान जंग में अल्लाह जल्ल जलालुहू ने मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई थी और ये मुसलमानों की तारीख़ी फ़तह थी। मुसलमान तादाद में कुफ़ार से कहीं कम थे और जंगी साजो सामान में भी कहीं कम थे और कुफ़ार की तादाद मुसलमानों के डबल से भी ज़ायद थी और जंगी साजो सामान भी ज़्यादा था। उसके बावजूद भी अल्लाह जल्ल जलालुहू की नुसरत से, अल्लाह की मदद से मुसलमानों को फ़तह हुई और कुफ़ार को शिकस्त हुई। तो पिछली आयत में कुफ़ार की दुनियावी ज़िल्लत का बयान था। अब इस आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहू कुफ़ार की बरज़खी ज़िल्लत और उनकी रुसवाई का ज़िक्र कर रहे हैं कि किस तरह मौत के वक़्त फ़रिश्ते कुफ़ार की जान निकालते हैं। बड़ा ही वो मुश्किल मरहला होगा। अल्लाह जल्ल जलालुहू इन आयात में इरशाद फरमा रहे हैं कि बड़े ज़िल्लत आमेज़ तरीक़ा के साथ कुफ़ार की रूह कब्ज़ की जाती है। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना, और काश तुम उस वक्त की कैफियत को देखो, यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका, जब फ़रिश्ते काफरों की जानें निकालते हैं। यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, उनके मुँहों पर और उनकी पीठों पर फ़रिश्ते मारते हैं, हथौड़ों के साथ, कोड़ों के साथ, यानी उनके जिस्म के एक एक आज़ा से बड़े जो है मुश्किल तरीके के साथ उनको अज़ाब देकर उनके हर आज़ा से उनकी रूह निकाली जाती है, कोड़े और हथौड़े मारकर। तो ये उनकी इस ज़िल्लत का जो है सबब अल्लाह ने बयान किया है कि बड़ी ज़िल्लत के साथ उनकी रूह कब्ज़ की जाती है। फिर उसके बाद आलम बरज़ख में, कब्र में उन्हें अज़ाब दिया जाता है, वहाँ भी उन्हें सुकून नहीं होता। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी की वजह से, उनके अहकामात से इनकार की वजह से दुनिया में भी इनके लिए ज़िल्लत है और आखिरत में भी इनके लिए ज़िल्लत है। यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, उनके मुँहों पर और पीठों पर कोड़े और हथौड़े मार के उनकी जानें निकालते हैं और उनसे कहते हैं वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, कि अब आतिश अज़ाब का मज़ा चखो। अब इस अज़ाब का, जो कि आग का अज़ाब है कुफ़ार के लिए, इसका मज़ा चखो और इसमें सड़ते रहो और जलते रहो। अगली आयत में, आयत नंबर 51 में अल्लाह जल्ल जलालुहू ने कुफ़ार पर यह वाज़ेह कर दिया कि ये जो तुम्हारी ज़िल्लत है, तुम्हारी रुसवाई है, ये अल्लाह जल्ल जलालुहू की तरफ से तुम पर कोई जुल्म नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है जो तुम अपने हाथों से अमाल करते हो इस दुनिया में। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके तुम जो अमाल आगे भेजते हो, ये उन्हीं अमाल का नतीजा है कि ज़िल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुक़द्दर बन जाती है, वरना अल्लाह जल्ल जलालुहू अपने बंदों पर जुल्म करने वाले नहीं हैं। तर्जमा देखते हैं, ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, ये जो सज़ा है ये तुम्हारे उन अमाल का नतीजा है, क़द्दमत ऐदीकुम, जो तुम्हारे अमाल ने जो तुम्हारे हाथों ने अमाल आगे भेजे हैं। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और ये जान रखो कि खुदा अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता।
कदाबी आली फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, आयत नंबर 52 में अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि दीन हक़ और नबी बरहक़ की अदावत व तकज़ीब में मुशरिकीन अरब का वही तौर तरीक़ था, वही दस्तूर है, वही तरीक़ा है जो कि उनसे पहले फ़िरऔनियों का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और उनसे भी पहले कौम आद और कौम समूद का अपने पैगम्बरों के साथ जो तौर तरीक़ था कि उनको झुठलाते थे, उनका इनकार करते थे, उनकी मजाकें उड़ाया करते थे, उनके साथ जो है बड़ी बेअदब तरीके के साथ उन पैगम्बरों के साथ ये कौमें पेश आती थीं। तो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस दुनिया में ही उन्हें पकड़ा और इस दुनिया में ही उन्हें अजाब में मुब्तला कर दिया, उनकी बख्शिश नहीं हुई। तो अल्लाह कहते हैं ये मुशरिकीन अरब जो हैं ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो रवैया, उन्हीं का रवैया और उन्हीं का तौर तरीक़ रखा हुआ है। कदाबी आली फ़िरऔन, जैसा हाल फ़िरऔनियों का इनसे पहले लोगों का हुआ था, अल्लाह कहते हैं वैसा ही हाल इनका होगा। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और जो लोग इनसे पहले गुज़रे हैं, फ़िरऔनियों का जो तौर तरीक़ था मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और उनसे पहले लोगों का अपने पैगम्बरों के साथ, वो क्या करते थे? काफ़रू बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, कुफ्र करते थे। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, फिर अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा, इस दुनिया में ही उन्हें अजाब में मुब्तला किया। इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, बेशक खुदा ज़बरदस्त और सख्त अजाब देने वाला है। तो ये आयतें हमने पढ़ी हैं आयत नंबर 50 से 52 तक। इसके बाद बेटा ये मशकी सवाल नंबर 3 है रकू 6 का, ये मुकम्मल आपने याद भी करना है और आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और फिर अपनी नोटबुक स्कूल में जमा करानी है। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम।